भारत ने शनिवार को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने का ऐलान किया और वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने की अपील के साथ G20 देशों की इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया। रिपोर्ट देखिए। उन्नीस में एशियाई वित्तीय संकट के बाद G20 की शुरुआत हुई थी। इस बैठक में पहले आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुआ करती थी, लेकिन बाद में और भी कई मुद्दों को शामिल कर दिया गया। भारत ने शनिवार को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने का ऐलान किया है और वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने की अपील के साथ G20 देशों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया। वन अर्थ पर G20 शिखर सम्मेलन सत्र में बोलते हुए पीएम मोदी ने पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा और नेताओं से ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि सभी देश ईंधन मिश्रण के क्षेत्र में मिलकर के काम करें। हमारा प्रस्ताव पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए वैश्विक स्तर पर पहल करने का है। पीएम ने सत्र में कहा कि वैकल्पिक रूप से हम व्यापक वैश्विक भलाई के लिए एक और मिश्रण विकसित करने पर काम कर सकते हैं, जो स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ जलवायु सुरक्षा में भी योगदान देता है। इस सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। पीएम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए ऊर्जा परिवर्तन 21वीं सदी की दुनिया की एक महत्वपूर्ण जरूरत है। समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए खरबों डॉलर की आवश्यकता है और विकसित देश इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी कहा गया कि भारत के साथ साथ ग्लोबल साउथ के सभी देश इस बात से खुश हैं कि विकसित देशों ने इस साल 2023 में सकारात्मक पहल की है। विकसित देशों ने पहली बार क्लाइमेट फाइनेंस यानी जलवायु वित्त के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की है। 2009 में कोपेनहेगन संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की प्रतिबद्धता दिखाई। हालांकि धनी राष्ट्र इस प्रतिबद्धता को पूरा करने में बार बार नाकाम रहे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता G20 की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाना चाहता है, सभी की पहुंच के भीतर स्वच्छ और सस्ती सौर ऊर्जा लाने के लिए 2015 में नई दिल्ली और पेरिस के द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रतिबिंबित करता है। इससे पहले पीएम मोदी कह चुके हैं कि 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के सदस्यों के बीच जैव ईंधन पर वैश्विक गठबंधन के लिए भारत का प्रस्ताव ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इसके समर्थन में स्थायी जैव ईंधन तैनाती में तेजी लाने में मदद करेगा। ये भी कहा था उन्होंने कि इस तरह के गठबंधनों का मकसद विकासशील देशों के लिए अपने ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए विकल्प तैयार करना है। मोदी ने कहा था कि जैव ईंधन एक सर्कुलर इकोनॉमी के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। बाजार, व्यापार, टेक्नोलॉजी और नीति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सभी पहलू ऐसे अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण हैं। बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन ऊर्जा का एक रिन्यूएबल यानी नवीनीकरणीय स्रोत है जो कि बायोमास से हासिल होता है। भारत, जो कि अपनी 85% से ज्यादा कच्चे तेल की जरूरतों का आयात करता है, धीरे धीरे फसल के ठूंठ, पौधों के अपशिष्ट और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट जैसे वस्तुओं से ईंधन का उत्पादन करने की क्षमता का निर्माण कर रहा है, जबकि भारत 2025 तक गन्ने और कृषि अपशिष्ट से निकाले गए इथेनॉल के मिश्रण को पेट्रोल के साथ दोगुना करके 20% करने की योजना पर है। ये दर्जनों CBG प्लांट भी लगा रहा है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का मकसद परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के इस्तेमाल को तेज करना है। इसका ध्यान मुख्य रूप से बाजारों को मजबूत करने में, वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाने, ठोस नीति सबक साझाकरण विकसित करने और दुनिया भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने पर है। इस तरह की पहल का उद्देश्य भारत को वैकल्पिक ईंधन को अपनाने में मदद करना और उसके आयात बिल में कटौती करना है, क्योंकि वो 2070 तक अपने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करना चाहता है।
बायोफ्यूल बनाने के लिए अलग तरह के रिफाइनरीज का इस्तेमाल होता है। उसको फसलों के भंडार के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल खाद्य फसलों के भंडार पर निर्भर करता है। फर्स्ट जनरेशन यूनिट में गन्ने की फसल और ग्रेन स्टार्च को प्रोसेस किया जाता है, जबकि सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल को उन्नत बायोफ्यूल के तौर पर जाना जाता है। इसमें प्रोसेस नॉन एडिबल प्लांट्स, वुडी बायोमास या फिर भूसी में होता है। थर्ड जनरेशन बायोमास एल्गी और माइक्रोब्स से बनाया जाता है और चौथी जनरेशन बायोफ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाली बायोमास सामग्री पर निर्भर करता है। साल 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा एथेनॉल बनाने वाले देश अमेरिका और ब्राजील हैं। अमेरिका ने 57.5 अरब लीटर और ब्राजील ने 35.6 अरब लीटर एथेनॉल बनाया है, जबकि बायोडीजल बनाने के मामले में यूरोप सबसे आगे रहा। वहां पर 17.7 अरब लीटर बायोडीजल का उत्पादन हुआ और उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। भारत में बायोफ्यूल पॉलिसी साल 2009 में लॉन्च हुई थी और इसके बाद से भारत बायोफ्यूल को लेकर काफी एक्टिव है, लेकिन इसके उत्पादन के मामले में अभी काफी पीछे भी है। साल 2022 में भारत ने 3 अरब लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया। भारत में एथेनॉल बायोफ्यूल का उत्पादन होता है। इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है और इसी के अलावा बायोडीजल और कंप्रेस्ड बायोगैस का भी उत्पादन होता है। भारत ने साल 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का टारगेट रखा है। G20 के सदस्य देश दुनिया की 60% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। इन देशों का पूरी दुनिया की जीडीपी में 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% हिस्सेदारी है। साल 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 की शुरुआत हुई। शुरुआत में G20 का फोकस सिर्फ व्यापार आर्थिक मुद्दों पर ही था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके एजेंडे में व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल कर दिया गया। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।